हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू नीट एग्ज़ाम। पर मैं इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक्स कवर नहीं करूँगी। 80-20 रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि हम वो 20% पार्ट करेंगे जो कि बहुत बहुत हाई वेटेज रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ऑल दी की कॉन्सेप्ट्स एंड द की फॉर्मूलाज को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। करेंगे हम डिटेल के अंदर बिल्कुल अच्छे से, बट करेंगे ओनली द की कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने टोटल 17 टॉपिक्स यहाँ पे रखे हैं, छोटे छोटे से हैं, लगभग 9 छोटे छोटे पेजेस हैं, बहुत ही छोटे छोटे। दैट्स सेट, इतना सा चैप्टर है, ठीक है। सो देखते हैं, शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक नेचर क्या होता है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम क्या होता है जब कोई नेट चेंज नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? नेट चेंज नहीं आ रहा है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में कंसंट्रेशन, प्रेशर, इन सबको बोल रही हूँ। यानी कि मेरा जो रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ए से आपका बी और सी बन रहा है, B+C है ना, तो जितना मेरा ए है एक पॉइंट पर उतना ही रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, बट रिएक्शन मेरा चल रहा है, उसे मैं बोल दूंगी कि इक्विलिब्रियम मेरा अटेन हो चुका है। याद रखने वाली बात यह है कि जितना बेसिकली ए है उतना ही रहेगा, बी जितना है उतना ही रहेगा, सी जितना है उतना ही रहेगा। आपस में इक्वल नहीं हो जाते हैं, वो कांस्टेंट हो जाते हैं। इक्वल नहीं होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। इक्वल नहीं होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम में दो तरीके के हो सकते हैं, स्टैटिक भी, डायनामिक भी हो सकता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो जहाँ पर ना आपका रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, ना आपका रिएक्शन बैकवर्ड में जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रुक चुका है। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो जहाँ पे आपका रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा रहा है, रिएक्शन आपका बैकवर्ड में भी जा रहा है, पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों का वो इक्वल हो जाता है। यानी कि आपका रिएक्शन ऐसा लगता है कि रुक चुका है, बट असल में जितना आगे जा रहा होता है उतना ही वो पीछे भी आ रहा होता है। तो अब डायनामिक का मतलब क्या है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस जो हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं इक्विलिब्रियम पे। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में अचीव हो सकता है। कंसंट्रेशन जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, नेसेसरली इक्वल नहीं होते हैं। यानी इक्वल होना उनका ज़रूरी नहीं है, पर वो कांस्टेंट होते हैं इक्विलिब्रियम पे। फिजिकल इक्विलिब्रियम मैं किसे कह रही हूँ, जब मेरा केमिकली तो सेम चीज़ें हैं। मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छा है, सॉलिड और लिक्विड का फिजिकल इक्विलिब्रियम का। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें पता है कि मान लो जो मेरा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मैं आपको बोलती हूँ, अगर मैंने एक कटोरी ली है, उसके अंदर मैंने एक बर्फ़ रखी है ना, एक बेसिकली आइस क्यूब रखा है, हल्का सा मैंने उसमें पानी रखा है, उसके अंदर मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करा है जो कि लगभग 0 डिग्री सेल्सियस है। उस टेम्परेचर पे आपका जो पानी है वो बर्फ़ बन भी रहा होगा, और जो बर्फ़ है वो पानी भी बन रही होगी। तो इस तरीके से आपका जो बेसिकली सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है वो अटेंड रहता है। एग्जाम्पल क्या है, आइस पानी में बन रहा होता है, पानी आइस में बन रही होती है, एट दी मेल्टिंग पॉइंट बोल लो या फ्रीजिंग पॉइंट बोल लो। यहाँ पे दोनों फेजेस जो हैं कोएग्जिस्ट करते हैं एट दिस टेम्परेचर। ऐसे ही लिक्विड और गैस में भी हो सकता है। जब इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाए तो मैं बोल दूंगी इक्विलिब्रियम पे आ गए। इस पॉइंट पे आपका वेपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। कौन कांस्टेंट हो जाता है? वेपर प्रेशर जो होता है वो इस टाइम पर कांस्टेंट हो जाता है। देन बात करें, सॉलिड और गैस में भी हो सकता है, सब्लिमेशन के केस के अंदर, है ना। अब इक्विलिब्रियम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। डायनामिक होता है यानी चल रहा है, रुका नहीं हुआ है, रिवर्सिबल है। ऑब्वियसली जब जो आगे जा रही है, पीछे जा रही है, दोनों तरफ जा रही है तो रिवर्सिबल तो है ही, है ना। रिक्वायर क्या करता है? क्लोज्ड सिस्टम। फिर से बात लिखी हुई है, ये क्या रिक्वायर करता है? क्लोज सिस्टम को। सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम जो अभी सब कुछ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम जो है उस किस पर डिपेंड करता है? ओनली ऑन टेम्परेचर। ओनली ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आपकी कांस्टेंट रह रही है। देन हेनरीज लॉ के बारे में हमने 12th में भी पढ़ा, सॉल्यूशंस चैप्टर में। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड इज इक्वल टू KH विच इज हेनरीज कांस्टेंट इनटू X विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड। की पॉइंट्स क्या हैं? गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊँ, और घटती है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ,
है ना। इसीलिए हम जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसको हाई प्रेशर पे बंद करते हैं और फ्रिज में भी रखते हैं, ठीक है। दूसरा बेंड्स वाला एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था। अब बात करते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम की। पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, मान लो मेरे पास ये कोई रिएक्शन है जिसमें A + B गिव्स मी C + D, है ना। यहाँ पे A के मोल्स कितने हैं, स्मॉल a, B के मोल्स स्मॉल b, C के मोल्स स्मॉल c, D के मोल्स स्मॉल d। मेरी Kc की वैल्यू क्या आएगी, मैंने क्या बोला, मेरी Kc की यानी मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऊपर प्रोडक्ट्स लिख दो, रेज टू द पावर देयर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर नंबर ऑफ मोल। मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नाम नहीं लिखने हैं यहाँ पे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है। इस ब्रैकेट का मतलब है उनकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अब Kp और Kc के बीच का रिलेशन देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट अज्ञान। इस पे आपका पहला टाइप का न्यूमेरिकल ज़रूर बन सकता है। Kp क्या है, जब मैंने प्रेशर के टर्म्स में कांस्टेंट को लिखा है, यहाँ पे जब मैंने कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा है, तो Kp मेरा किसके बराबर है, Kc × RT ΔN। यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0.082 होती है और एक 8.314 होती है, इनटू टेम्परेचर केल्विन में होता है। ΔN यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट के अंदर, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें मेरे गैसियस मोल्स कितने हैं, माइनस रिएक्टेंट के अंदर कितने गैसियस मोल्स हैं, है ना। देन बात करूँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रूल क्या आता है, इम्पॉर्टेंट रूल यहाँ पे ये है कि प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स को मैं इंक्लूड नहीं करती हूँ जब मैं K का एक्सप्रेशन लिख रही होती हूँ। K सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर K की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट्स ज़्यादा बने हुए हैं। K की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आ रही है यानी न्यूमरेटर वाली चीज़ बड़ी है, यानी कि आपके प्रोडक्ट ज़्यादा बने हुए हैं। K आपका अगर कम आ रहा है, दैट मीन्स आपके रिएक्टेंट्स अभी ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स अभी कम हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है ना। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, A + B = C, नॉट मतलब गिव्स मी C, है ना। तीनों के तीनों गैसियस हैं, तीनों का 1 मोल है, तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, ΔN है ना बेसिकली ये। तो मेरे पास नंबर ऑफ गैसियस कितने हो गए, वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो -1 पावर आ जाएगी, यहाँ पे -1 लिखेंगे। बेसिकली Kp = Kc/RT। ऐसे ही मान लो A है जो कि डिसोसिएट होकर B + C दे रहा है और तीनों के तीनों गैसियस फॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे ये 2 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 आ जाएगी, तो उस केस में Kp will be equal to Kc × RT। ऐसे ही स्क्वायर भी आ सकता है, -2 पावर भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है ना। तो ये चीज़ हो गई, राइट। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है, Q हमें बताता है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, मैं इक्विलिब्रियम की बात नहीं है, किसी भी पॉइंट पर प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का। अगर मेरी Q की वैल्यू कम है K से, यानी कि अभी मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो उतने कम बने हैं जितने K पे बनते हैं उससे, तो अभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट्स बनेंगे। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक बढ़ते जाएगा रिएक्शन। अगर मेरे Q की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं जितने K पे होते हैं, तो फिर वो रिएक्शन कितना बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, नेट थोड़ा सा फॉरवर्ड भी जा रहा होगा बट नेट बैकवर्ड जा रहा होगा, है ना। अगर Q और K बराबर हैं तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम आ चुका है। सिंपल, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों इक्वल जा रहे होंगे। इसके बाद है गिब्स फ्री एनर्जी क्या है और इक्विलिब्रियम क्या है। देखो मैं आपको बताती हूँ, गिब्स फ्री ΔG बेसिकली किसके बराबर होता है, ΔG0, यानी कि आपका बेसिकली कितना होता है आपका G0, एक बेसिकली स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे होता है। ΔG0 + RT नेचुरल लॉग ऑफ Q, है ना। इक्विलिब्रियम पे आपका ΔG की वैल्यू 0 हो जाती है, तो आपकी यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी निकल सकती है -RT, यानी कि अगर मेरे को निकालनी है ΔG, तो ये -RT नेचुरल लॉग ऑफ किसकी होती है, K। यहाँ पे Q की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे K हो जाती है ना। अगर मेरा गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 से कम आ रही है, दैट मीन्स मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, यानी अगर ΔG पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है।
ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है। फैक्टर्स क्या हैं जो कि एक इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, यानी मेरा जो इक्विलिब्रियम है उसको अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर हैं, यही आपका ली चार्टियर प्रिंसिपल है। पहला है कंसंट्रेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मेरा रिएक्टेंट, मान लो मेरी कोई इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन थी, मैंने अपना रिएक्टेंट बढ़ा दिया, तो वो चाहेगी ना कि वापस से उसे काउंटर बैक करके इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बना देगी। अगर मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो वो चाहेगी कि मैं प्रोडक्ट को ख़त्म करूं, तो फिर वो बैकवर्ड शिफ्ट कर देगी, है ना। अगर मैंने ये तो हो गया कंसंट्रेशन के बाद। अगर मैं बात करती हूँ प्रेशर के बेसिस पे, यानी गैसेस के लिए लगेगा सिर्फ प्रेशर के बेसिस पे। अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, मान लो मेरा एक कंटेनर था, उसके ऊपर से मैंने इस तरीके से प्रेशर बढ़ा दिया, अब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे उस स्पेसिफिक एरिया में, तो प्रेशर जो है बढ़ गया, तो जहाँ पे फ्यूअर मोल्स होंगे वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा रिएक्शन। यानी मान लो A गिव्स यू B+C था, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में कम मोल्स है ना, तो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होगा जब मैंने प्रेशर को बढ़ाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल सकते हैं बच्चे, है ना, कि जब मैं प्रेशर को इंक्रीज़ कर रही हूँ तो मेरा रिएक्टेंट फ्यूअर मोल्स की तरफ भागेगा। अगर मैंने प्रेशर को डिक्रीज़ करा है तो जहाँ पे ज़्यादा मोल्स हैं वहाँ पे भागेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, जब मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया है तो वो चीज़ बनाना चाहेगा जिसकी ऑलरेडी कम मोल्स प्रेजेंट हैं, ताकि जो चीज़ ज़्यादा मोल्स में प्रेजेंट है अब क्योंकि जगह भी कंजस्टेड हो चुकी है, तो वो ज़्यादा वाली अब वो उसको फेवर नहीं कर पा रहा, वो इतनी सारी हो जाएगी, है ना। दैट वाई फ्यूअर मोल्स की तरफ मूव कर रहा है। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसको लग रहा है कि अब मेरे मोल्स कम हो चुके हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा मोल्स प्रेजेंट हैं उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, हमें देखने को मिलेगा। देन बात करूँ टेम्परेचर पे, ये ओनली फैक्टर है, ये 4 फैक्टर्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ली चार्टियर के, पर ओनली फैक्टर जो के को ही बदल देगा, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बदल देगा, वो आपका टेम्परेचर है। अगर मेरा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी उसको एनर्जी चाहिए, उसको हीट चाहिए, उसको हीट पसंद है तभी, और मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियसली मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि उसका बैकवर्ड को एनर्जी चाहिए होगी, जब वो रिलीज कर रहा है तो उसको एनर्जी मिल जाएगी, तो वो बैकवर्ड जाएगा। वेरी इजी, है ना। मतलब ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है जितनी ये है, बट ये चीज़ हम भूल जाते हैं, ये चीज़ हम कभी नहीं भूलते। कैटलिस्ट की बात करूँ, नो चेंज इन पोजीशन और के, यानी कि जो कैटलिस्ट होता है वो पोजीशन के अंदर या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो ये भी कोई चेंज नहीं ला रहा है ना। के अंदर तो कंसंट्रेशन प्रेशर का भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट कैटलिस्ट भी ऑब्वियसली इसमें कोई चेंज नहीं लाता और पोजिशन में भी नहीं लाता, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं करेंगे हम। कैटलिस्ट जब है ना, तो हमने देखा है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड को अटेन करवाने में हेल्प करता है। यानी कि जो मेरा बेसिकली मान लो मेरी प्रोडक्ट की एनर्जी ये है और रिएक्टेंट की कम है, तो उसको एक स्पेसिफिक एक्टिवेशन एनर्जी पे जाना होता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। ये क्या करता है, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड फेवर्स द रिएक्शन, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, रिएक्शन को फीवर कर देता है इस तरीके से। देन हमारे पास आता है आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। देन हमारे पास क्या आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम आता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग की बात करूँ तो कंप्लीट आयनाइजेशन जो शो कर रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट उसे बोलूँगी जो कि पार्शियल आयनाइजेशन शो कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मैंने किसे बोला, जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, यानी पूरा 100% टूट जाए। वीक वो जो पार्शियली आयनाइज यानी पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है, उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होती है, ऑलरेडी हम 12th में भी देख चुके हैं कि अल्फा जो होता है दैट इज इक्वल टू कितना आपका डिसोसिएट हो चुका है और कितना इनिशियल था, है ना। अगर अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है यानी 100% डिसोसिएशन हो चुका है। ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लो ये क्या कहता है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। K यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू C, जो कि कंसंट्रेशन है आपकी उस टाइम पर
वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनटू अल्फा स्क्वायर, यानी कितना डिसोसिएशन हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा के बराबर है। जब आपका अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी हो 1 से, तो 1 माइनस अल्फा लगभग 1 ही हो गया, तो आपकी के की वैल्यू यहाँ पर इस केस में सी अल्फा स्क्वायर आ जाती है। आपकी के की जो वैल्यू है वो इस केस में सी अल्फा स्क्वायर के बराबर आ जाती है। के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख दूँगी, के बाय सी का अंडर रूट लिख सकती हूँ अल्फा को, के बाय सी का अंडर रूट लिख सकती हूँ अल्फा को, अगर मेरे पास अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी आ रही है। देन बात करें अगर हम एसिड बेस थ्योरीज के बारे में, तो अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस ने दी थी। देखो मैंने इसको भी इतना कंसाइजली यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि इट विल बी ईजियर फॉर यू, राइट। सो देखो अर्हीनियस ने क्या बोला कि एसिड वो उसे बोलूँगा जिसने H+ डोनेट किया है, बेस उसे बोलूँगा जिसने OH नेगेटिव दिया है पानी में जाके। एसिड वो जो पानी में जाके H+ दे दे, बेस वो जो पानी में जाके OH नेगेटिव दे दे। तो अर्हीनियस की थ्योरी क्या कहती है कि एसिड वो जो पानी में जाके H+ दे, बेस वो जो पानी में जाके OH नेगेटिव दे। ब्रॉन्स्टन लोरी ने क्या बोला कि एसिड वो होता है जो प्रोटोन को डोनेट कर दे, जो प्रोटोन यानी H+ को दे दे वो आपका एसिड है, जो उसको ले ले वो आपका बेस है ना। जो ले ले वो बेस है, जो दे दे वो आपका एसिड है। ठीक है, ये किसने दिया, ब्रॉन्स्टन लोरी ने। तो अर्हीनियस ने और ब्रॉन्स्टन लोरी क्लियर है। अब आ जाओ लुईस ने बोला जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो आपका एसिड है, जो डोनेट कर दे वो आपका बेस है। ऐसा क्यों? जो इलेक्ट्रॉन, अब देखो वो प्लस यानी H+ को रिमूव कर रहा था, यानी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, यानी वो प्लस चार्ज को रिमूव करना चाह रहा था एसिड, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी तो कर लेगा। सेम ही बात है ना, प्लस को रिमूव करना और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ठीक है, और वो आपका प्लस को एक्सेप्ट कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, सेम ही बात है। तो यहाँ पर सेम ही बातें दी है इन तीनों ने देखा जाए तो, बट अपने अपने तरीके में बोला। अर्हीनियस ने बोला एसिड पानी में मिलकर H+ देगा, बेस पानी में जाके OH नेगेटिव। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा कि जो H+ दे दे वो एसिड, जो ले ले वो बेस। लुईस ने बोला जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले, उल्टा कर दिया ना, इसने प्रोटोन की बात की, इसने इलेक्ट्रॉन की बात कर दी और उल्टा कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले वो एसिड, जो दे दे, जो बेसिकली डोनेट कर दे वो बेस। ठीक है ना। अब आ जाओ एसिड और बेस की आयनाइजेशन के ऊपर। अगर मैं बात कर रही हूँ, देखो अच्छा यहाँ पे मैं आपको कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पास मान लो कोई एसिड है जिसका नाम है HA। क्या है? एक एसिड है जिसका नाम है HA। ठीक है ना, एक एसिड है जिसका नाम है HA। अब इस क्या हुआ ना, मेरे पास इसने टूटकर H+ दे दिया, यानी H+ को डोनेट कर दिया। तो मेरे को पता चल गया क्योंकि इसने H+ डोनेट किया है तो ये पक्का एसिड था। अब जो ये डोनेट करके भी तो कुछ बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा? A नेगेटिव बन जाएगा। ये A नेगेटिव जो है इसको मैं कॉन्जुगेट बेस बोलती हूँ, यानी ये बेस ही है ना। आप खुद सोचो, ये आपको पता है ना कि ये वापस भी जाएगा रिएक्शन, जब वापस जा रहा तो हो क्या रहा है, ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही है और ये बन रही है। तो ये चीज़ को मैं बेस बोलूँगी क्योंकि ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, बट मैंने इसको क्या बोल दिया, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये इसकी वजह से बना है। अब अगर दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, अगर ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये मेरा वीक बेस होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी ज़्यादा, बैकवर्ड में नहीं आने देगा। तो अगर ये बैकवर्ड में नहीं आना पा रहा तो यानी कि बहुत कम एक्सेप्ट कर रहा है H+ को, यानी कि वीक हो जाएगा। अगर ये वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। अगर कोई एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि जो कॉन्जुगेट बेस पे एसिड बेस पेयर होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं इन द नेचर, है ना। और अगर अब देखो मुझे Ka लिखना है, यानी मुझे एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? देखो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट को मैं लिख दूंगी H+ प्लस A नेगेटिव, यानी H+ और A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बाय आपका HA की, है ना। Kb को मैं ऐसे लिख दूंगी OH नेगेटिव प्लस आपका, देखो कोई B है, कोई B चीज़ है मेरे पास जो कि पानी के अंदर मिलकर H2O में जाकर मुझे क्या दे रही है, वो BH+ बना रही है, यानी B जो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है और OH नेगेटिव साथ में आ रहा है ना। ये चीज़ हो जाएगी। उल्टा देखें तो वो आपका यहाँ पे BH+ क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, अगर आपका बेस वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड वीक हो जाएगा कॉन्जुगेट वाला।
सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है के और के बी की, है ना। अब यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं उनके लिए मैं एक और चीज़ लिखती हूँ, दैट इज़ कि जो ये के ए की वैल्यू आ रही है, अब मान लो मेरी के ए की वैल्यू बहुत हाई आ रही है, दैट मीन्स मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं, रिएक्टेंट कम है, यानी कि ये ज़्यादा आगे की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ये जो एसिड था वो स्ट्रॉन्ग है और जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो वीक है। अगर ये वैल्यू मेरी ज़्यादा आ रही है, इसका भी मतलब क्या हुआ कि जो मेरा बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, जो कॉन्जुगेट एसिड है वो वीक बन रहा है। यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, ये जो के ए है और इसका जो के बी होगा, बेसिकली के ए और के बी को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूँ फॉर ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, अब मान लो मैं इसका पीछे जाने का रेट देख रही हूँ तो मैं बेस के बी निकाल रही हूँ उसके लिए, तो मैं के ए डॉट के बी की वैल्यू जो है के डब्ल्यू के बराबर आती है। के डब्ल्यू आपका पानी का न्यूट्रल हो जाता है ना। अगर देखो मैंने आपको बोला अगर के ए की वैल्यू ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्गर एसिड, और पी के ए दूसरी चीज़ हो जाती है, पी के इज़ अनदर थिंग, पी के ए की वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला कि जो आपका के ए है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए, है ना। यानी के ए ज़्यादा तो पी के ए कम, तो तभी तो मैंने बोला के ए ज़्यादा होगा तो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड, पी के ए कम होगा तो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है ना, ये बात भी याद रहेगी। अब मल्टी स्टेज आयनाइजेशन की बात करूँ, मान लो कोई पॉलीप्रोटिक एसिड है, यानी एक ऐसा एसिड है जिसके ऊपर बड़े सारे H+, जिसके ऊपर बहुत सारे H+ प्रेजेंट है, पॉलीप्रोटिक है। तो अब वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, मान लो कोई है, अब उसने H+ लूज करा और उसने बना दिया A है, मान लो उसने H+ लूज करा उसने B बना दिया, अभी भी वो एक और H+ लूज कर सकता है तो वो C बनाएगा, फिर वो फिर से H+ लूज कर सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसके पास हर बार पॉजिटिव बेसिकली जब वो पॉजिटिव को लूज कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। मान लो कोई चीज़ A है, इसने H+ को लूज कर दिया है, इसने H+ को लूज़ कर दिया है, तो अब मुझे ये B बना के दे रहा है। अभी फिर से H+ के बड़े सारे H+ थे A के पास, तो ये मुझे C बना के दे रहा है। देन ये फिर से H+ को लूज़ कर रहा है तो ये मुझे D बना के दे रहा है। अब मान लो यहाँ पर आपका K1 आ रहा है, यानी Ka1 आ रहा है, यहाँ पे Ka2 आ रहा है, यहाँ पे Ka3 आ रहा है। अब ऑब्वियसली जो मेरा Ka1 होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि जब ये B बन रहा है तो ये B कितना नेगेटिव है, ये C आपका कितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, ये D आपका कितना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इनके लिए H+ लूज़ करना मुश्किल हो जाएगा और B नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है, और पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इस केस के अंदर मेरा Ka2 जो होगा वो दैट विल बी लेसर देन द Ka1, Ka1 से मेरा छोटा आएगा, यही बात यहाँ पर लिख रखी है। देन मैं बात करूँ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की, यानी कि पानी की आयनाइजेशन कांस्टेंट, यानी पानी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, H+ की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है इनटू OH नेगेटिव की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, दिस विल बी इक्वल टू 10 की पावर, ये मैं क्या लिख रही हूँ KW की वैल्यू लिख रही हूँ ना, तो किसकी पावर, इसकी वैल्यू आ जाती है 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। 10 की पावर -14 आ जाती है एट योर 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। किसका प्रोडक्ट है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का। अब pH और POH का कॉन्सेप्ट क्या है, pH क्या होता है -log H+, POH क्या है -log OH, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। pH + POH जो होगा दैट विल बी इक्वल 14 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की, है ना। सो आपके पास pH तो क्लियर हो गया, -log H+, POH हो जाएगा -log OH नेगेटिव, pH + POH की वैल्यू जो आ जाती है दैट इज इक्वल टू 14, क्या आ जाएगी आपकी pH + POH। आपकी अगर मैं बात करूँ आपका आया था ना यहाँ पर, देखो KW की वैल्यू ये आई थी, तो अगर मैं बात करूँ आपका PKW, यानी PKW की वैल्यू आपकी 14 आ जाएगी ऑन 25 डिग्री सेल्सियस पे, दैट्स वाई pH + POH। और आपको पता है PKW, यानी PKW इज इक्वल टू pH + POH, तो आपका ये 14 के बराबर इसी वजह से आया है। अब हम बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट पे। किस पे बात करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, जब मैं एडिशन ऑफ अ कॉमन आयन सप्रेस आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, इसको मैं ब्लू से लिखती हूँ, जस्ट सेकेंड,
यस, मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मेरे पास बना रहा है A+ बना रहा है, साथ में B- बना रहा है। अब मान लो ये मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इसका K जो है वो थोड़ा छोटा है, ठीक है। K जो है उसकी वैल्यू छोटी है। अब मान लो मैंने बाहर से इस रिएक्शन में A+ डाल दिया, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बना है, चाहे मान लो अब मेरे पास AC है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया मैंने, अब वो डिसोसिएट कर रहा है तो वो दे रहा है A+, Ca- जो भी है, मतलब मैंने A+ को मान लो इसमें डाल दिया। तो अब रिएक्शन को लग रहा है कि प्रोडक्ट वाली साइड ज़्यादा है, तो फिर वो क्या करेगी, और बैकवर्ड जाएगी, यानी कि जो K है उसको और कम कर देगी, K को और कम कर देगी। यहीं पे लिखा है, यानी अगर मैं कोई कॉमन आयन को ऐड कर दूँ तो मेरा आयनाइजेशन सप्रेस, यानी और भी ज़्यादा ये जो आयन बनने की प्रोसेस को आयनाइजेशन कह रहे हैं ना, और भी ज़्यादा वो सप्रेस हो जाएगी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिक्रीजेज सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट, यानी कि जो सॉल्ट बड़ी कम यानी पार्शली सॉलिबल होती हैं पानी के अंदर, उनकी सॉलिबिलिटी और भी कम हो जाएगी। अगर वो आयन में बनेंगे तभी तो वो सॉलिबल हो पाएंगे, घुल पाएंगे तभी तो वो, अब वो आयन में कम बन पा रहे हैं, दैट मीन्स उनकी सॉलिबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। एडिशन ऑफ अ कॉमन आयन सप्रेसेस द आयनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। देन बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट। मान लो मेरा सॉल्ट के पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मेरी जो सॉल्ट होगी वो न्यूट्रल होगी नेचर में, इसका pH 7 के अराउंड होगा। वीक एसिड है यानी कमज़ोर एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेसिक सॉल्ट होगी इस मोर देन 7 होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो एसिडिक होगा, इस तरीके से आ जाएगा। अगर वीक एसिड और वीक बेस होगा, अगर मेरे पास वीक एसिड और वीक बेस होगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, pH, मेरी pH किसके बराबर आ जाएगी, वीक एसिड है वीक बेस है, pH मैं निकाल रही हूँ तो वो 7+ हो जाएगी। pH निकाल रही हूँ तो 7+ हाफ ऑफ pKa माइनस pKb हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, pH की वैल्यू क्या होगी, 7+ हाफ pKa माइनस pKb, ठीक है। अगर मुझे pH निकालनी है दैट विल बी इक्वल टू 7+ हाफ pKa प्लस pKb, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। इसी में आपको थोड़े से एक्स्ट्रा अच्छे से याद करना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए तो 7 आ गई, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी एसिडिक तो है, अब एसिडिक तो है पर कितनी है, स्ट्रॉन्ग के बारे में हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, है ना। तो देखो 7- अब ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक है, तो 7- हो जाएगा ताकि 7 से कम आए वैल्यू, 7- हाफ pKb, KB के बारे में लिखूंगी, इसके बारे में नहीं लिखना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के बारे में हम नहीं लिखते होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 7 आया, हमने अंदर कुछ भी नहीं लिखा। अब यहाँ पे मैं बेस के बारे में लिखूंगी तो मैंने pKb लिखा प्लस log C लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास क्या वीक है एसिड, तो मैं अंदर pKa लिखूंगी, बट यहाँ पे प्लस करूँगी क्यों, क्योंकि अब मेरे को बेसिक आएगा, है ना। यहाँ पे मेरे पास दोनों वीक थे इसलिए मैंने दोनों लिखे, जो हमने याद किया वो दोनों वाला किया, है ना। यहाँ पे क्या था वीक, आपके पास बेसिकली बी था, तो यहाँ पे KW/KB आया आपका KH, यानी उस टाइम पे आपका K की वैल्यू, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस था तो नीचे एसिड लिख दिया, यहाँ पे दोनों वीक थे तो दोनों लिख दिए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, राइट। इसके बाद बात करते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना आना चाहिए। यानी कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जब बन रहा होता है तो उस टाइम पे आपका इक्विलिब्रियम की बात करें, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास है AXBY, यानी कि आपके पास कोई भी चीज़ है, मान लो H2O ही है, तो यहाँ पर H2O है, तो H की वैल्यू यानी X की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, O की वैल्यू यहाँ पे Y की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, ठीक है। समझाने के लिए बताया था, AXBY है, ठीक है। AXBY मुझे क्या देगा, आपको भी मालूम है मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, X टाइम्स, यानी X मान लो मेरे पास है Na2SO4 ले लिया मान लो मैंने यहाँ पे, है ना। तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 2 Na मिलेंगे, साथ में उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा उसके ऊपर, जो SO4 ने हमें चार्ज दिया, है ना। जो SO4 का एक मॉलिक्यूल है ना, तो हमारे पास यहाँ पे +1 चार्ज होगा, 1 + Na पॉजिटिव, है ना। अब ये SO4 आपका कितनी क्वांटिटी में है, 1 SO4, और X के ऊपर जो चार्ज है 2 नेगेटिव, है ना। X बेसिकली कितने मोल्स थे, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। आई होप आपको समझ में आया, है ना।
तो ये x मोल्स बनेंगे a और पावर इसकी y की होगी जो इतने साथ जुड़े हुए थे, ये y बनेगा b, इसकी पावर x की होगी, ये पॉजिटिव में होगी ये नेगेटिव में होगी, दोनों बेसिकली बन रहे होंगे यहाँ पे, ये पॉजिटिव की ये नेगेटिव की, है ना। तो अब मैं यहाँ पे जब मैं k लिखूँगी इसका, तो मैं कैसे लिखूँगी कि जो मेरे a की कॉन्सेंट्रेशन, क्या इसकी मेरी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी, इस a y प्लस की क्या कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसको मैं पावर में लिखूँगी, नंबर ऑफ मोल्स है ना ये, इनटू b x नेगेटिव की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, इनटू द पावर उसकी y आ जाएगा, है ना। अब मैं सॉल्युबिलिटी को कैसे लिखती हूँ, मैंने बोला मान लो मेरा जो a है उसकी इसकी मतलब इस वाले पार्ट की s है, इसकी भी मेरी s है मान लो, तो मेरे पास टोटल KSP क्या आ जाएगा, s इंटू s हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब मान लो ये तो था AB है, जब मान लो मेरे पास AB2 है तो क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो, AB2 है यानी कि मेरे पास A की तो s है, B की मेरे पास क्या हो जाएगी, B की मेरे पास 2s स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे B2 है ना, तो ये 2B इंटू आपका s का बेसिकली होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगी, दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पर, 4s क्यूब के बराबर आ जाएगी जो यहाँ पे दिया हुआ है ना। अगर मान लो A2 B3 है तो मेरे पास A की मान लो इसकी s थी, इसकी भी s थी, अब A2 हो गया है तो ये क्या हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3b का होल 3s का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको मैं देखूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2s का होल स्क्वायर 3s का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा मेरे पास 27s क्यूब, ये मेरे पास बन जाएगा 4s स्क्वायर, ये मेरे पास बन गया टोटल 108 इंटू s की पावर 5। सो आई होप आपको ये चीज़ लिखनी आ गई, समझ में भी आ गया कैसे मैंने आपको ये करके दिखाया, राइट। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से। देन बात करें आयनिक प्रोडक्ट वर्सेस KSP बेसिकली क्या है, KSP अगर आपका ज़्यादा है यानी जब आपका बेसिकली यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू आपका आयनिक प्रोडक्ट, उस टाइम आयनिक प्रोडक्ट एक टाइम पे है कि आपका इक्विलिब्रियम के टाइम पे है, तब कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपका और घुल रहा होगा अभी, क्योंकि ये चीज़ आपकी कम है ना, अभी आयनिक प्रोडक्ट अभी पीछे है, मतलब KSP ये टाइम है जहाँ पर आकर आपकी सैचुरेशन हो जाएगी, इसके बाद आपका कोई घुलेगी नहीं चीज़। यहाँ पे हम घुलने की बात कर रहे हैं, पहले हम डिसोसिएशन की कर रहे थे, अब घुलने की बात कर रहे हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे सैचुरेशन आ रहा है, इसी को मैंने KSP बोल दिया कि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। उससे पहले अगर कोई भी कंडीशन है तो वहाँ पे आपकी चीज़ें भी घुलेंगी तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इस पॉइंट पे आके सैचुरेशन आ जाएगा, इसके आगे होंगे अगर हम तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा, यानी इसके बाद अगर मेरा आयन बन रहे हैं तो वो प्रेसिपिटेट होने शुरू हो जाएंगे, वो घुलेंगे नहीं, यानी यहाँ पे डिज़ोल्व नहीं होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर डिज़ोल्व नहीं होंगे, राइट। देन लास्ट है हमारे पास बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन में क्या है, रेजिस्ट चेंजेस इन pH, यानी कि जो मेरी pH है उसको चेंज नहीं होने देती, मेरी pH को चेंज होने में रेजिस्ट करते हैं ऐसे सॉल्यूशंस जो कि रेजिस्ट करते हैं चेंज इन pH, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि रेजिस्ट करते हैं चेंज इन pH। एसिडिक भी हो सकता है बफर, बेसिक भी हो सकता है। एसिडिक यानी कि उसमें एसिड है बेसिकली और उसका सॉल्ट है, तो उसका मैं pH लिखूंगी, है ना, ऑब्वियसली उसकी मैं pH निकालना चाहूँगी, दैट विल बी इक्वल टू मेरी pKa क्या है प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर सॉल्ट नीचे एसिड, ऐसे ही बेसिक के लिए POH निकालना चाहूँगी तो pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस लिख दूंगी, है ना। सो ये चीज़ हो गई। इसके बाद मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स क्या हैं जो आपको क्वेश्चंस के लिए याद रखने, एक तरीके से समरी है। इग्नोर करना है सॉलिड्स और लिक्विड को इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, प्योर सॉलिड लिक्विड को टेम्परेचर ही चेंज करता है, के को कोई और फैक्टर नहीं करता। प्रेशर जो है वो अफेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ गैसियस इक्विलिब्रियम को, और डेल्टा एन का हमें यूज़ केयरफुली करना है। प्रोडक्ट माइनस बेसिकली आपका जब हम KP और KC वाला रिएक्शन देख रहे थे तो KP जो है आपका किसके बराबर है, KC इंटू RT इंटू डेल्टा एन के बराबर। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, गैसियस मोल्स, है ना। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको उसमें अल्फ़ा जो होगा वो बहुत ही कम होगा 1 से, अल्फ़ा जो होगा वो बहुत ही कम होगा 1 से फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक है तो उसका अल्फ़ा जो होगा दैट विल बी लेस देन 1, यानी कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 1 से कम होगा, यानी कि वो परफेक्टली डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि तभी तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना।
कंपेयर करना हमें Q को K से बिफोर प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन, यानी अगर मेरा Q K से ज़्यादा है तो बैकवर्ड, कम है तो फॉरवर्ड, है ना, इक्वल है तो फिर इक्विलिब्रियम। बफर्स में आपको कौन सी इक्वेशन का यूज़ करना है, हेंडरसन इक्वेशंस का यूज़ करना है, इन्हीं को ही मैं हेंडरसन इक्वेशंस कह रही हूँ, है ना। KSP जब मैं लिख रही हूँ तो मुझे स्टोइचोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से लिखना है। A to B है मान लो तो क्या हो जाएगा 2s², है ना। कॉमन आयन इफेक्ट जो हमें याद रखना है कि वो सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और आयनाइजेशन को कम करता है। अब एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। नो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम। KP आपके पास किसके बराबर है, KC × RT डेल्टा एन के बराबर है, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज करेंगे जब प्रेशर तो फ्यूअर मोल्स की तरफ जाएगा, प्रेशर को मैं कम कर दूंगी तो फिर ज़्यादा मोल्स की तरफ जाएगा, है ना। देन K आपका C⁴/1 - अल्फ़ा के बराबर होता है। देन बात करें यहाँ पे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ये दोनों इसके बराबर हो जाते हैं। KW की आपकी 10⁻⁻14 होता है। pH + POH 14 के बराबर है। pH - log H+ के बराबर होता है। pH इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ के बराबर होता है। यहाँ पे आपकी pH 7 + 1/2 × pK - pK भी लिखी जाएगी। pH लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी, pKa प्लस मेरा log ऑफ सॉल्ट बाय एसिड लिख दूँगी। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।